नमस्कार, मैं हूं सुमित नागपाल। इंडिया न्यूज के विशेष प्रोग्राम लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है। लीगल पॉइंट एक ऐसा जरिया है जिससे आपको पता चलेंगे आपके कानूनी अधिकार और साथ ही हम आपको बताने की कोशिश करेंगे उन समस्याओं का समाधान जिनसे आपको रोजाना की जिंदगी में दो चार होना पड़ता है। हम आपको बता दें कि अगर आपको कोई भी कानूनी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर सबसे कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं धर्मेंद्र आर्य, जो कि कानूनी मामलों के जानकार हैं। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका। लीगल पॉइंट में आज हम बात करेंगे चाइल्ड कस्टडी की। अक्सर ये देखा जाता है कि पति पत्नी में झगड़ा होने पर वो तो तलाक लेकर अलग हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिर एक बच्चे की कस्टडी किसको दी जाए। आज हम आपको बताते हैं कि अगर ऐसा हो तो अदालत किन आधारों पर यह फैसला लेती है कि बच्चे की कस्टडी को किसको दिया जाए। हम आपको बता दें कि इस एपिसोड में हम सिर्फ हिंदू कानून की बात कर रहे हैं। तलाक के वक्त सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बच्चों की कस्टडी किसको दी जाए। क्या उस माँ को जिसने 9 महीने तक एक बच्चे को पेट में रखा, या फिर उस बाप को जिसकी वजह से एक बच्चा इस दुनिया में आया है। आमतौर पर बच्चे की कस्टडी देते वक्त अदालतें सिर्फ इस बात को देखती हैं कि बच्चे के हित में क्या बेहतर रहेगा। मसलन अगर बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो बच्चों की कस्टडी माँ के पास ही रहेगी। बड़ी उम्र के लड़के की कस्टडी पिता के पास रहेगी और बड़ी उम्र की लड़की की कस्टडी माँ के पास ही रहेगी। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, क्योंकि कोर्ट देखता है कि ओवरऑल बच्चे का वेलफेयर, बच्चे की भलाई किस चीज़ में है, और उसी हिसाब से वो काफ़ी सर्कमस्टांसेस को कंसिडर करके तब वो कस्टडी दी जाती है। लेकिन आप ये भी जान लें कि अगर आपके बच्चे की कस्टडी आपके स्पाउस को दे दी गई है तो भी आपके अधिकार खत्म नहीं हो जाते हैं। अदालत माँ या बाप में से किसी एक को बच्चे को शारीरिक रूप से सौंप सकती है, लेकिन एक बच्चे से संबंधित कानूनी अधिकार माँ और बाप दोनों के पास रहते हैं। मसलन आप बच्चे के हितों से संबंधित फैसले ले सकते हैं, जैसे बच्चे के इलाज का खर्चा उठाना या उसकी पढ़ाई के लिए पैसे देना। अगर आपको कस्टडी नहीं भी दी जाती तो भी यू हैव अ राइट कि आप बच्चे के वेलफेयर के बारे में अगर कुछ डिसीजंस आपको लेने हैं, जैसे कि पढ़ाई के बारे में लेने हैं, फॉर एग्जांपल उसको बिजनेस सेटअप करने के लिए लेने हैं, तो यू स्टिल हैव द राइट टू डिसाइड। आप बच्चे के लिए फिर भी डिसीजंस ले सकते हैं। तो आप ये जान ले कि अगर आपका बच्चा आपके पास न होकर अदालत ने आपके पति या फिर पत्नी को सौंप दिया है तो आपके हक खत्म नहीं होते हैं। अपना हक मांगिए, क्योंकि कानून आपके साथ है। लीगल पॉइंट के लिए निशिका अरोरा, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा कि अगर कस्टडी की बात हो तो उस पर कानून जो है वो क्या कहता है। हम आपको बता दें, लीगल एक्सपर्ट धर्मेंद्र आर्य हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और आपको कोई भी कानूनी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीपी चिंदा साहब। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट में, अपना सवाल पूछें। चिंदा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी, अपना सवाल पूछें। देखिए, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर के पद पे काम करता था और मैं 31 मार्च 2001 को रिटायर हुआ था ऑफिसर के पद पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे हैं हम आपकी बात। तो मैं 2001 31 मार्च को रिटायर हुआ था। तो रिटायरमेंट के टाइम पे मेरी बेसिक पे जो थी वो 15,380 थी। इन्होंने मुझे जो पेंशन कैलकुलेट करके दी वो मुझे दी जो मैं 1992 में ड्रॉ कर रहा था जी। 9,500 पे मेरी इन्होंने पेंशन कैलकुलेट की, 4,250 रुपए जी। तो पेंशन के कानून के मुताबिक मुझे पेंशन मिलनी चाहिए थी मेरी बेसिक का 50%, लास्ट ग्रांड बेसिक पे का। जी जी जी। तो मैंने बैंक को बहुत चिट्ठियां लिखी लेकिन कोई जवाब नहीं आया जी। अभी मैंने RTI में भी एक चिट्ठी डाली है उनको जी, उसका भी कोई जवाब नहीं आया जी। तो 1/11/2002 से बैंक जो है अब जो रिटायर हो रहे हैं अफसर जी, उनको 50% पेंशन दे रहा है जी। तो मुझे क्यों नहीं दे रहा, मुझे ये समझ नहीं आती। ठीक है, आप बताइए कि मेरे पास क्या कोर्स है। देखिए, दरअसल बात यह है, आपके पास जो RTI का जवाब आ जाने दीजिए कि वो किस तरीके से आपको बेसिक पे का 50% नहीं दे रहे
और वो आने के बाद जो है अगर मान लो आपको लगता है कि नहीं वो कोई जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि किस ग्राउंड पर जो है आपकी बेसिक पे का 50% वो आपको नहीं दे रहे, तो आप सूट फॉर डिक्लेरेशन डाल दीजिएगा, कोर्ट में जाकर के जो है उनके खिलाफ एक सूट डाल दीजिएगा। चिंता साहब, आपने कोई कानूनी कार्रवाई की है अभी तक? नहीं, मैंने कोई कार्रवाई नहीं की है जी। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो बेसिक सैलरीज हैं ये रिवाइज होती हैं जी आफ्टर एवरी 5 ईयर्स जी। तो लास्ट रिवाइज हुई थी 1/11/2007 में जी। उससे पहले हुई थी 1/11/2002 में जी। उससे पहले हुई थी 1/4/98 में जी जी। तो 1/4/98 के जो बेसिस है उसके ऊपर मेरी बेसिक पे जो थी वो 15,380 थी जी। और जो ऑफिसर 1/11/2002 में रिटायर हुए यानी कि मेरे सिर्फ थोड़ी देर बाद ही जी उनको बैंक दे रहा है 50% ऑफ देयर लास्ट रन सैलरी। जी जी जी। और मेरे को उन्होंने दी है एक जो 92 में मेरी बेसिक थी यानी कि 9,500। जी जी जी। मुझे ले गए 9 साल पीछे जी। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि भाई ऐसा क्यों करते हैं। मैं कम से कम उनको 2002 से चिट्ठियां लिख रहा हूँ। जी जी। धर्मेंद्र जी, इनको एक्सप्लेन कीजिए कि ऑप्शंस क्या क्या बचते हैं। दरअसल बात यह है कि आप लगातार 2002 से चिट्ठियां लिख रहे हैं और उसके बाद अगर आपको वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे रहे तो सीधी सी बात है कि जो लास्ट ड्रॉन सैलरी जो आपकी थी उसी के बेसिस पे उसका जो बेसिक पे थी उसका 50% आपको पेंशन मिलना चाहिए और आपका एंटाइटलमेंट है। और मान लो अगर जैसे इस तरीके से आपको नहीं दे रहे, आप जो है सूट फॉर डिक्लेरेशन डाल करके बैंक से ये कोर्ट से ये डिसाइड कराइए कि आपकी बेसिक सैलरी इतनी थी और उसके हिसाब से आपको इतना पेंशन मिलना चाहिए था जो कि नहीं दिया, और एरियर के साथ जो है आप अपना सारा का सारा पेंशन जो है उनसे कोर्ट को कहिए कि वो जो है डायरेक्शन दे बैंक को, ताकि जो है एरियर के साथ जिस दिन से जो है आपको मिलना चाहिए था और आपको नहीं मिला, एरियर के साथ वो सारा का सारा आपको वापस करें। तो उम्मीद है चिंता साहब आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। साफ तौर पर आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप निचली अदालत में जाएं, सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करें और उसके बाद जो है वो अदालत जो है वो डायरेक्शंस देगी, निर्देश देगी स्टेट बैंक को, जिस बैंक की आप बात कर रहे हैं उनको डायरेक्शंस दी जाएंगी और आपकी जो पेंशन है वो उम्मीद है आपको मिल पाएगी। हम आपको बता देंगे अगर आपको कोई भी कानूनी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र आर्या जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं वो स्टूडियो में मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जो है वो जवाब दें। धर्मेंद्र जी, एक चीज़ आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हम बात करें चाइल्ड कस्टडी की। चाइल्ड कस्टडी जो अगर दी जाती है अदालत द्वारा तो सबसे पहले अदालत क्या देखती है, किन चीज़ों को ध्यान रखा जाता है, और क्या ये एक सेटल्ड लॉ है कि अगर 5 साल से छोटा बच्चा है तो माँ के पास ही जाएगा, बड़ा है तो बाप के पास? क्या ये सेटल्ड लॉ है या उसमें भी कुछ दरअसल अवेलेबल है? एज पर सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के हिसाब से तो बच्चे की 5 साल तक जो कस्टडी है वो माँ के पास रहती है अगर कोई एडवर्स सर्कमस्टांसिस आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो क्योंकि इसलिए रखा जाता है कि माँ जो है वो काफ़ी बच्चे का लुक आफ्टर प्रॉपर कर सकती हैं और उसके साथ साथ जो है बच्चे का उस समय जो है ब्रेन डेवलप हो रहा है और पूरी तरह से 5 साल की उम्र तक बच्चे का ब्रेन डेवलप हो जाता है और उसको माँ का प्यार मिलता है, लाड मिलता है, दुलार मिलता है, जिससे कि बच्चे का जो मानसिक डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो सके। अगर इस दौरान आपको लगता है, फादर को लगता है कि नहीं जो माँ के पास अगर बच्चा रहेगा तो उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और वेलफेयर जो है बच्चे का नहीं हो पाएगा, उस सर्कमस्टांसिस के अंदर वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और वो एडवर्स सर्कमस्टांसिस जो है वो कोर्ट के सामने ला सकता है और जो है कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि देखिए इन सर्कमस्टांसिस में मदर जो है वो वर्किंग है और बच्चे को बिल्कुल ही केयर नहीं हो पा रही, बच्चे को लुक आफ्टर नहीं कर पा रही है। दूसरी बात, मदर का कैरेक्टर ठीक नहीं है या माँ के साथ रहने से बच्चा ना किसी मान लो किसी ऐसी बीमारी से सफर कर रही है जिससे कि तो अगर एडवर्स सर्कमस्टांसेस हैं तो 5 साल से जो है पहले भी जो पिता के पास कस्टडी जा सकती है। हमारे साथ सुधीर कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं नवादा से। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट पर। सुधीर जी, अपना सवाल पूछें। एक हमको चिंता का विषय है, हम जानकारी लेना चाहते हैं जी। कि 4 साल से बिहार के लोकायुक्त से भ्रष्ट प्रशासन के विरुद्ध गुहार लगा रहे हैं जी। लोकायुक्त भ्रष्ट प्रशासन, पुलिस प्रशासन के विरुद्ध लोकायुक्त, माननीय लोकायुक्त बिहार से हम गुहार लगा रहे हैं 4 साल से जी। लेकिन जानकारी लोकायुक्त से कार्रवाई भी नहीं हो रही है। यदि RTI के तहत जानकारी मांगते हैं तो जानकारी भी नहीं देते हैं। अब ये करते क्या है, लोकायुक्त महोदय एक मंतव्य मांग के हमको बेवजह को परेशान कर रहे हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि लोकायुक्त से ऊपर प्रथम अपीलीय पदाधिकारी कौन होते हैं जहां हम शिकायत कर सके,
कि लोकायुक्त से अगर हम जानकारी मांगते हैं किसी भी मामला संबंधित से अपने शिकायत के ऊपर, तो जानकारी देते नहीं जो हमने शिकायत वहाँ किया। तो हम प्रथम अपीलीय पदाधिकारी लोकायुक्त के ऊपर कौन होते हैं, इसकी हमको जानकारी अति आवश्यक है। बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि लोकायुक्त के पास इन्होंने कई बार रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है, लेकिन वो जवाब नहीं देते हैं। ये जानना चाहते हैं कि लोकायुक्त के ऊपर अपील अगर करनी हो तो अपीलीय अधिकारी कौन होगा। ये है कि लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट जो है गवर्नर करते हैं, और वो जो है गवर्नर ही लोकायुक्त को अपॉइंट करते हैं। और अगर आपकी मान लो कोई भी ऐसी शिकायत है, आप अपने स्टेट के गवर्नर को लिख सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई इस तरीके से लोकायुक्त जो है बायस्ड है और वो जो है प्रॉपर जो है हमने शिकायत दी है, हमारी शिकायत की अभी तक किसी भी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हुई है और उनको जो है डायरेक्शन भेजी जाए, तो इस तरीके से आप जो है लिख सकते हैं। और फिर भी अगर मान लो आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल दीजिए, हाई कोर्ट में पहले तो रिट डालिए, और अगर मान लो आपका कोई फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई बात है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो अगर आपको लोकायुक्त से जानकारी आपने मांगी है, रिप्रेजेंटेशंस दी हैं और आपको कोई सुनवाई आपकी नहीं हो रही, तो आप हाई कोर्ट भी मूव कर सकते हैं। और अगर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की बात है, तो वो उस केस में आप सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। खैर, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बंटी बेगूसराय से। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट पे। बंटी जी, अपना सवाल पूछें। हाँ जी, हेलो जी बंटी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हेलो जी जी, अपना सवाल पूछें। हाँ जी, मेरा जो अपॉइंटमेंट था मतलब कि कोलफील्ड माइन, तो 98 से हमने वो लगाया था, मतलब कि हेलो जी जी, हम सुन रहे हैं, आप अपना संक्षिप्त में सवाल पूछें। हाँ जी, मतलब कि 98 से मतलब कि वो लगाया था, मतलब कि निफ्टी, मतलब कि पापा के ज्वाइनिंग मतलब उद्देश्य कर गए थे, तो उसी पे मतलब कि अपना निफ्टी के आधार पे मतलब कि मैंने अपना फाइल पुटअप किया था, जो उन्होंने मतलब कि सारा प्रतिक्रिया कर चुका था। 2007 में मतलब उन्होंने स्क्रीनिंग और मेडिकल करवाया, ठीक है, और अब जाकर के वो मतलब कि कुछ जवाब नहीं। लगता है बंटी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। और बंटी, हम आपको बता दें कि अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हम प्रोग्राम के बाद अपना ईमेल एड्रेस और अपना पता देते हैं, आप हमें पत्र लिखकर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राहतुल्लाह, स्वागत है आपका लीगल पॉइंट पे। अपना सवाल पूछें। राहतुल्लाह जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, लगता है राहतुल्लाह जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। हम बात कर रहे हैं लीगल पॉइंट में चाइल्ड कस्टडी के ऊपर, और हम आपको बता दें कि अगर आपको कोई भी कानूनी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपके सवालों का और हमारे जवाबों का सिलसिला जारी रहेगा।